नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कोलकाता कांड के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पद से इस्तीफा दिया। राजनीति से भी लिया संन्यास। पत्र लिख ममता बनर्जी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, आरजी कर अस्पताल दरिंदगी मामले में मुख्यमंत्री ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामबन में की चुनावी रैली। कहा, भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बनाएगी सरकार। वहीं भाजपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 10 और उम्मीदवारों की घोषणा की। बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन और कठुआ से डॉक्टर भारत भूषण को उतारा मैदान में। लखनऊ हादसे में बिल्डिंग मालिक के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर। घटना में अब तक 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। और बेलारूस की आर्यन सबालेंका बनी यूएस ओपन महिला एकल वर्ग की चैंपियन। फाइनल में जेसिका पेगुला को दी मात। सबालेंका के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं। ममता सरकार को अब इस मामले पर बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने मामले पर ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कोई तुरंत बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। अब जो उन्होंने कदम उठाया भी है तो उसमें बहुत देरी हो गई है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य में शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में जवाहर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरजी कर अस्पताल में दर्दनाक बलात्कार और हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस मामले को गलत तरीके से संभालने के कारण मैं सांसद के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राजनीति छोड़कर मैं न्याय के लिए लोगों के संघर्ष में उनके साथ रहना चाहता हूं। मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। जवाहर सरकार ने इस्तीफे के साथ ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। जवाहर सरकार ममता बनर्जी के लिखे अपने इस्तीफे में आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में इंसाफ के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मैंने सरकार के खिलाफ लोगों में कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। आरजी कर मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के पक्ष में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। ममता सरकार ने कार्रवाई में बहुत देर की। डॉक्टरों का विरोध गैर राजनीतिक है, ऐसे में उन पर कार्रवाई करना सही नहीं है। पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। ममता सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन है। पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर मैंने विरोध किया, लेकिन मुझ पर ही सवाल खड़े किए गए, ये कहना है जवाहर सरकार का। और इस सब के बीच टीएमसी से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी सरकार पर भाजपा हमलावर है। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी में भ्रष्टाचार और आरजी कर रेप हत्या के मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरजी कर रेप और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। उन्होंने लिखा कि सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के इस्तीफे के बिना स्वतंत्र जांच संभव नहीं है।
अमित मालवीय ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग करते हुए चेतावनी दी कि न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर जवाहर सरकार इस्तीफा देते हैं तो ये साफ है कि ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने अभी एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और कहा है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार भी हो रहा है और कैसे आरजीकर मामले में बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि बलात्कारी बचाओ सबूत मिटाओ किया गया और भ्रष्टाचार पर बोलने पर उनके ऊपर किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया गया, किस प्रकार से उनकी आवाज दबाई गई। ये बताता है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, अब बन चुका है टू मच करप्शन और तानाशाही मानसिकता और कल्चर। चलिए, अगर जवाहर सरकार इस पत्र को इम्प्लीमेंट करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं तो जो भी बातें हम लोग लगातार कह रहे थे वो वैलिडेट ही होती है और सवाल ये बनता है कि जवाहर सरकार नहीं, ममता बनर्जी कब इस्तीफा देंगी। और आइए अब बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू के रामबन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हुए विकास का जिक्र किया और कहा कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। यहाँ पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए, यहाँ पर लगभग 35 वर्षों तक कभी ताजिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में सबसे आगे होगा। उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, का करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहनों भाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा करनाह से इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फ़कीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है। वहीं आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्व, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, विश्नाह से राजीव भगत, बाहू से विक्रम रंधावा और मढ़ से सुरेंद्र भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी आतंकवादियों के प्रति उनके नरम रुख को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर भी निशाना साधा। दरअसल एनसीपी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर ये उनकी क्षमता में होता तो वो अफजल गुरु की फांसी को रोक देते। अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं? मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं? रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया। मालूम है ना आपको, आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है?
इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी अब कश्मीर बदल गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है। उनका घोषणा पत्र भी इसी ओर इशारा करता है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है। उनके घोषणा पत्र भी इसी ओर इंगित करते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उमर अब्दुल्ला इस प्रकार से अलगाववादी मानसिकता की बात कर रहे हैं। एक आतंकवादी के साथ खड़ा होना जिसने संसद पर हमला किया, और आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उसी उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा क्या वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। और आइए अब बात करते हैं लखनऊ बिल्डिंग हादसे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वहीं इस मामले में लखनऊ पुलिस ने बिल्डिंग स्वामी राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर में राकेश सिंघल पर बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। विकास, अब क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है इस मामले में? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है सरोजनी नगर के क्षेत्राधिकारी की तरफ से। और जो बिल्डिंग का जो ऑनर था उस पर यह आरोप लगाया गया है कि घटिया सामग्री का उसने प्रयोग किया था। उसके बाद उसे कई बार उससे कहा गया कि इसको रिकंस्ट्रक्शन भी कुछ करवाया जाए, उस पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। वहाँ पर जहाँ पर यह हादसा हुआ था वहाँ पर अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। 3 मंजिला ये इमारत थी यहाँ पर, और तीनों तलों पर यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर थोक व्यवसाय का काम होता था वहाँ पर, तो वो मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है और जिन 28 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। मुख्यमंत्री स्वयं लोक बंधु अस्पताल आए और उन्होंने कुशल क्षेम जाना मरीजों का, और वहाँ के स्टाफ को आदेश दिए हैं कि इनके इलाज में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके मद्देनज़र आप लोग व्यापक व्यवस्थाएं करें। साथ ही साथ जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो भी जो है कह रहे संभल के किया जा रहा है, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि इतना बड़ा 6000 स्क्वायर फीट का लगभग वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था 3 माले का, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई भी अगर फंसा हो, अंतिम सांस तक जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक इसलिए संभावनाएं नहीं रह गई हैं क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी अपने जानने वाले की मिसिंग की बात, लापता होने की बात कह रहा है। और यहाँ पर जिन मरीजों से बातचीत की गई, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, घटना में घायल हुए थे, उनका भी कहना था, तो लगभग वो संख्या 36 आ चुकी है। लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि कहीं ना कोई व्यक्ति फंसा ना हो। उसके मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहा है, मलबा हटाने का काम उस तरीके से कर रहा है। डॉग स्क्वाड अभी भी वहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस घटना में निर्देश दिए हैं और निश्चित रूप से इस घटना पर अभी एक जांच होगी ये मलबा हटाने के बाद। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो जांच रिपोर्ट होगी कि आखिर ये 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी कैसे, जिसका 2010 में नक्शा पास होता है, 12 में जिसका बनाने का काम शुरू होता है। इससे ये नहीं कहेंगे कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये तो नई बिल्डिंग थी, तो क्यों गिरी? जो प्रथम दृष्टया नजर आया कि घटिया निर्माण क्वालिटी उसकी थी, इसके साथ साथ रेनोवेशन का काम नहीं कराया गया मालिक के द्वारा, ये तो प्रथम दृष्टया है। लेकिन जाँच रिपोर्ट में और भी कई तथ्य सामने निकल के आ सकते हैं। जी
विकास, ये बताइए कि जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है अभी? जी, जो लोग घायल हैं लोक बंधु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति तो अभी स्थिर है। जो कुछ एक आध लोग हैं जो ट्रामा में हैं, 2 लोग, उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। फिलहाल इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इनके लिए कोई भी कमी न रहनी पाए। हर स्तर पर जो है कह रहे हैं जाकर इनका उच्च कोटि का इलाज किया जा सके। तो निश्चित रूप से इसके लिए डॉक्टर की टीम अलग से लगाई गई है। अगर डॉक्टरों को ज़रूरत है और किसी सुविधा की तो उसके लिए सीएम योगी ने निर्देश ही दे दिया है कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और हर व्यक्ति का एक अच्छा इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर जाना भी कि किस तरीके से आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं। उन्होंने सीधा मरीजों से ही पूछा। उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल कर्मियों को और तमाम सारे प्रशासनिक महकमों को आदेश दिया कि इन मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, जिससे कि ये शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। शुक्रिया विकास, बहुत बहुत आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो लखनऊ का हादसा हुआ है उस पर दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लखनऊ में बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना में अनेक लोगों की मौत से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लखनऊ में एक इमारत हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएमओ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इमारत दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु दुखद है। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर उन्हीं के साथ काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी सपा नेता फरार है। महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने पार्टी में पद और राजनीतिक प्रभाव का नाजायज फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, जो चकमेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं तथा पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 दिनांक 7/9/24 को दर्ज कर लिया गया। उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार प्रयासरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने बताया कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 11 से 13 सितंबर तक देश में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां शामिल होंगी। सितंबर 11, 12 और 13 नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ये पहली बार जो है भारत में सेमी करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सारे विश्व के सारे बड़े बड़े सेमीकंडक्टर कंपनीज उसके सदस्य हैं। और ये सेमी जो है दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपना ये बड़ा कॉन्फ्रेंस करता है हर साल। जैसे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में वो सेमी वेस्ट करके एक बड़ा इवेंट करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। उसी तरह एक सम्मेलन जापान में होती है, सेमी जापान। ताइवान में होती है। साउथ ईस्ट एशिया में कोलालमपुर में भी सेमी साउथ ईस्ट एशिया करके एक सम्मेलन हर साल होता है।
पहली बार जो है भारत में ये सेमिकॉन इंडिया एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है और इसके अंतर्गत जो है बाकी देशों में जब पहली बार ऐसा एक इवेंट हुआ था उसमें जितने कंपनीज ने भाग लिया उससे 4 गुना ज़्यादा जो है ये भारत में जो सेमिकॉन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है। यही हमको सेमी के अधिकारियों ने बताया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया कितना बड़ा, भारत जो है कितना बड़ा सेमीकंडक्टर स्पेस में कितना भारत का रोल हो सकता है। ये सारे विश्व के कंपनीज उस हद तक भारत की महत्व को देख रहे हैं और भारत में आने। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वी.के. पॉल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत में प्रत्यारोपण करने वाले सर्जन्स की बढ़ती आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में ट्रांसप्लांट सर्जरी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित सर्जन्स की आवश्यकता है। इसके लिए निजी अस्पतालों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को भी अपने स्तर पर प्रयास तेज करने होंगे। भारत के पास इस क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। Eventually, we will have specialized organ transplant departments and centers. That's the goal that we work with. Let's have that kind of an arrangement for centers of excellence, for INIs and so on. Lekin to begin with, there's so much potential among our esteemed surgeons that if we give the right opportunity, the right training, right exposure, and help them build infrastructure that is required, and help them build teams, I think that would make an immediate difference, and that should be a priority number one. इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत सर्जन्स की एक नई समिति है जिसका उद्देश्य शिक्षण प्रशिक्षण के जरिए मांग के अनुरूप प्रशिक्षित ट्रांसप्लांट सर्जन्स तैयार करना है। समिति की कोशिश केंद्र सरकार के साथ मिलकर ट्रांसप्लांट सर्जरी पर एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने की है। इस सोसाइटी का मेन पर्पस है कि हम इंडिया में और ट्रांसप्लांट सर्जन्स कैसे ट्रेन करें। गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसप्लांट बहुत कम हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में और कैसे इसको बढ़ाया जाए। जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया कि हम 60 मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसप्लांट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करेंगे, बजट सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वही इस सोसाइटी का मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और आइए अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी हुई खबरों की। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं खेलों के आखिरी दिन भी भारत को एक पदक की उम्मीद है। भारत की पूजा ओझा पैरा कैनोइंग के सेमीफाइनल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। पूजा अगर सेमीफाइनल जीतती हैं तो वो आज ही होने वाले फाइनल मैच में स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। फिलहाल भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में आयोजित ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 44वीं आम महासभा में इस बात को सामने रखा कि देश में खेलों का स्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को अब हर सुविधा प्राप्त हो रही है, उसी के बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों में बजट में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है। Our government is dedicated to advancing sports at every level through a structured and scientific approach. We focus on grassroots talents development through our flagship programs Khelo India, Let's Play India scheme with an annual budget of $119 million aims to create a mass movement and promote excellence in sports across the country. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।